गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे अपन आज देखते हैं एंजाइम की जो अपन क्रियाविधि पढ़ रहे थे E+S वाली, उसी को अब अपन आगे की तरफ देखते हैं। तो देखिए एंजाइम की जो क्रियाविधि जो होती है उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट का निर्माण होता है। इसके पश्चात ये है एंजाइम मध्यवर्ती का, जो मैंने कल आपको बताया था। ये एंजाइम की जो लैंग्वेज है वो सारी इसमें बता रखी है। ठीक है, आगे जब अपन देखते हैं एंजाइम की उपयोगिता अपने पास में क्या क्या हो सकती है। तो एंजाइम की उपयोगिता अपने पास में सबसे बड़ी ये होती है कि एंजाइम जो है वो कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर देता है अगर किसी के शरीर में कुछ एंजाइम्स की कमी अगर हो जाती है तो ये भी इसके अंतर्गत अपन पढ़ सकते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से भी जाने जाते हैं। गुण क्या है हार्मोन्स के? पौधों तथा प्राणियों दोनों में ही वृद्धि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। हार्मोन का वर्गीकरण की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहला आता है पेप्टाइड हार्मोन। इस प्रकार के हार्मोन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन नामक एंजाइम्स में इसमें मिलते हैं। अमीनो हार्मोन्स देखिए क्या है। इस प्रकार के हार्मोन में अमीनो समूह पाया जाता है। एड्रेनलिन और थायरोक्सिन इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। स्टीरॉयड्स हार्मोन्स क्या है? इसमें जो सेंट्रल नाभिक है उसमें स्टीरॉयड समूह की उपस्थिति होती है। स्टीरॉयड समूह है 3 वलय साइक्लोहेक्सिन और 1 वलय साइक्लोपेंटेन की होती हैं, जो आपको 1, 2, 3, 6 कार्बन की है और एक जो है वो 5 कार्बन की वलय होती हैं। एग्जाम्पल्स एडेनोकोर्टिसोल और पिक नहीं है ये, इसको आप सही करना, पित्त है ये, पित्त अम्ल, जिसे अपन बाइल जूस के नाम से जानते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं विटामिन्स। देखिए आप लोग, तो सर्वप्रथम फंक नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विटामिन शब्द का यूज किया था। विटामिन शब्द जीवित जीवों में पाए जाने वाला एमीन होता है, यानी एक एमीन है। देखो नाम से पता चलता है वाइटल प्लस एमीन, यानी एमीन ग्रुप उपस्थित होता है विटामिन के अंतर्गत। यह भोजन का मुख्य अवयव है। विटामिन की कई से बीमारियां भी बहुत सारी होती है इसकी कमी से, इसलिए विटामिन अपने को लगातार लेते रहना चाहिए। विटामिन का वर्गीकरण देखिए, विलयशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के हैं। पहला, पानी में घुलनशील लेकिन पानी में अघुलनशील लेकिन वसा में घुलनशील, और दूसरा है जल में घुलनशील लेकिन वसा में अघुलनशील। इसमें आप ऐड करें ना, अथवा वसा में अघुलनशील भी आप इसमें साथ में लिख लेना। आगे देखिए, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं पहले वाले, और वसा में घुलनशील होते हैं। कौन से हैं ये? ADEK, ये इसके 4 एग्जाम्पल्स अपने पास में हैं। ठीक है, सेकंड अपने पास ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील है लेकिन वसा में ये अघुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल्स के BC, ये जो चीज़ है इसको आपको अच्छे से याद करना है। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। अब आते हैं अपन, ये एक सारणी है कि विटामिन की कमी से एक विटामिन H पानी और वसा दोनों में ही घुलनशील नहीं होता है। ये भी याद करने वाली बात है। अब देखिए विटामिन्स का नाम, विटामिन्स का रासायनिक नाम, स्रोत, कार्य और इसके कमी से होने वाले रोग। ये अपने को पूरी टेबल एकदम अच्छे से रटनी है। विटामिन A की हो, B1, B2, B6, B12, विटामिन C, विटामिन D, E, K, H। रासायनिक नाम और रोग तो आपको याद करने ही हैं। इनके स्रोत क्या क्या है, उनकी कार्य क्या क्या है, शरीर में क्या काम करते हैं, किसकी वजह से, इनकी कमी के अंदर की वजह से कई रोग जो उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये टेबल भी आपने को बहुत अच्छे से याद करनी है। एग्ज़ाम में राजस्थान बोर्ड में ख़ास तौर से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मतलब 10 से 15 बार लिखना है टेबल को, तब आपको याद होगी। न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं अपन। आगे देखिए,
तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है वह आनुवंशिकता कहलाता है। प्रत्येक कोशिका में नाभिक में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं जो एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। इनका मतलब यह है कि जीन न्यूक्लिक अम्लों से बने होते हैं और जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं, जिसे हम आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल को अलग किया तथा इसे न्यूक्लिन कहा था, ठीक है ना। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल जो नाम जो है वो अल्टमान ने दिया था। ये इसमें नाम बच्चे ने लिखा नहीं है, आप इसमें ऐड कर लेना कि सर्वप्रथम फिशर नामक साइंटिस्ट था। फिशर ने इसको न्यूक्लिक अम्ल को अलग किया था और उसके बाद में इसका नाम जो है वो न्यूक्लिक अम्ल अल्टमान ने दिया था। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम याद रखना है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम भी अपने को याद रखना है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का निर्माण नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से होता है। न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है देखिए। न्यूक्लियोसाइड का मतलब हो गया नाइट्रोजन क्षारक होगा, पेंटोस शुगर होगी, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शुगर और H3PO3 नहीं है, ये भी इसका आप करेक्शन करना, ये H3PO4 मतलब फास्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है। इसको भी आप एक बार जो गलत किया इस बच्चे ने उसको आप करेक्ट कर लेना। तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में मेन डिफरेंस मिलेगा अपने को। शर्करा की जहाँ तक बात की जाती है, न्यूक्लिक अम्ल में पेंटोस शर्करा मिलती है, डीएनए में 2-डीऑक्सी शर्करा मिलती है, जबकि आरएनए में यही राइबोज शर्करा पाई जाती हैं। दोनों की संरचना फ्यूरिनोज जैसी होती हैं जो बीटा डी राइबोज होती है और ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये इसको अपने को याद करना है। बीटा राइबोज शर्करा है और ये डीएनए की है बीटा 2D। का फ़र्क इतना ही है, आप लोग ध्यान से अगर देखो तो ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 जिसको अपन बीटा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो बीटा के राइबोज शुगर के अंतर्गत आरएनए की जो शुगर है उसमें OH है और डीएनए की जो शुगर होगी उसमें 2 नंबर कार्बन पे H है, OH नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया बीटा 2-डीऑक्सी। इसको भी आप सही करना, 2-डीऑक्सी नाम लिखना। इसका जो नाम है बीटा डी राइबोज शर्करा, इसका है बीटा D2 के बाद लिखना आप डीऑक्सी, क्या नाम लिखोगे डीऑक्सी 2-डीऑक्सी शर्करा का नाम डीएनए के अंतर्गत अपने को मिलता है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो है वो 2 नंबर कार्बन पे OH है, सॉरी 3 पे चला गया, ये 2 नंबर कार्बन ये रहा, इसके 2 पे OH है और यहाँ पर 2 पे OH नहीं है, H ही है, ये फ़र्क रहेगा इसमें मोस्टली। बात करते हैं अपन नाइट्रोजन क्षारक की, तो इसमें प्यूरिन्स है और पिरामिडिन्स है। प्यूरिन्स में एडेनिन तथा ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है प्यूरिन्स। डीएनए और आरएनए दोनों में ये मिलता है अपने पास में ये नाइट्रोजन क्षारक। और पिरामिडिन्स में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन नामक 3 जो है वो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। 3 नाइट्रोजन क्षारक डीएनए और आरएनए में समान होते हैं, जो है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये नाइट्रोजन क्षारक सेम रहेंगे। मतलब डीएनए हो चाहे आरएनए हो, प्यूरिन्स में कोई चेंज नहीं होता। पिरामिडिन्स में भी साइटोसिन तो सेम रहता है, लेकिन दूसरा जो यूरेसिल हो, थायमिन है, ये डीएनए में और आरएनए में अलग अलग होता है। तो डीएनए में ये जो होता है ये होता है थायमिन होता है और आरएनए में यहाँ पर क्या हो जाएगा यूरेसिल हो जाएगा। ये अपने को महत्वपूर्ण बात याद रखनी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। दोबारा कह रहा हूँ, प्यूरिन्स के लिए एडेनिन, ग्वानिन चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो सेम रहेगा। पिरामिडिन्स के अंतर्गत साइटोसिन डीएनए आरएनए के लिए सेम रहेगा, लेकिन डीएनए के लिए जो दूसरा पिरामिडिन्स है वो थायमिन रहेगा। आरएनए के लिए यही यूरेसिल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, प्यूरिन की संरचना में 6 परमाणु वलय तथा 1 5 परमाणु की वलय होती हैं। ये अपने पास रही इनकी स्ट्रक्चर जो अपने को याद रखनी है प्यूरिन्स के लिए। एडेनिन की स्ट्रक्चर ये याद रखनी है, ग्वानिन की स्ट्रक्चर अपने को ये याद रखनी है, और यहाँ पर ये पिरामिडिन है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये एन है, ये जो है ना, इसमें यहाँ पे आप एन कर लेना। वैसे छोटा दिख रहा है लेकिन ये एन है, ये शॉर्ट में यहाँ पे आप लोग करोगे इसको तो इसको अपने को एन कर लेना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एन होगा। तो ये प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स दोनों की अलग अलग अपने पास स्ट्रक्चर हैं और अपने को इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। राजस्थान बोर्ड में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है।